हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। हम लोग जीव विज्ञान में पढ़ रहे हैं वंशागत का आणविक आधार। इसके पहले 5वें चैप्टर में हम लोगों ने देखा था वंशागत का एवं विभिन्नताएं। लेकिन इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो वंशागत का मॉलिक्यूलर बेस क्या है, आणविक आधार क्या है। जैसे इसके पहले के चैप्टर में हम लोग जो पढ़े थे तो वहाँ हम लोगों ने ये देखा था कि जो वंशागति होती है वो होती क्या है, और ये वंशागति जो होती है वो अलग अलग फैक्टर के कारण उसके वंशागत के होने में कौन कौन से जो बाह्य फैक्टर थे वो, और इसके अलावा जो वंशागति होती थी वो अलग अलग किस रूप में होती थी, और उसके एक तरह से क्रोमोसोमवाद गुणसूत्रवाद के बारे में वहाँ हम लोगों ने जाना था कि गुणसूत्र के आधार पर जो वंशागत चलती है या गुणसूत्री में विवर्तन के कारण, गुणसूत्र में जब बहुत परिवर्तन कहीं आ जाता है उसके कारण जो सिचुएशन आ जाती है तो क्या चेंजिंग आती है, क्या परिवर्तन आता है और उसकी वंशागत कैसे होती है, उसकी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो सारे के सारे लक्षण जाते कैसे हैं। जैसे वर्णांधता था, हीमोफीलिया था, सिकल सेल एनीमिया था, इन सबको हम लोग इसके पहले के चैप्टर में पढ़े थे। इस चैप्टर में जो आपको पढ़ाया जाएगा वो वंशागत का आणविक आधार, यानी जो वंशागत है उसका मॉलिक्यूलर बेस क्या होता है, किस आधार पर वंशागतियाँ चलती रहती हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं, वंशागत के बारे में जान लेंगे थोड़ा सा हल्का सा कि वंशागत क्या होती है। वंशागत के बारे में हम लोग इसके पहले जान चुके हैं कि जो वंशागति होती है वो वंशागत क्या है कि एक लक्षण का माता पिता से संतानों में जाने की जो प्रक्रिया है वो वंशागत कहलाती है। और ये पूरी की पूरी जो वंशागत होती है इसको हम लोग एक जो यूनिट हमारी बनती है, जो हमारा एक ब्रांच बनता है, शाखा बनता है, उसको हम लोग आनुवांशिकी के नाम से जानते हैं, जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। और इस आधार पर उस वंशागत में जैसे एक नाम सामने आया था ग्रेगर जॉन मेंडल का, तो ऐसे ही आनुवांशिकी के संबंध में भी नाम वही आता है। जो फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात करते हैं तो ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम आता है आपके सामने। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि वंशागत का आणविक आधार क्या है, मॉलिक्यूलर बेस क्या है वंशागत का। इस तरह से देख रहे हैं कि जो आनुवांशिकी होती है वो किसी न किसी मटेरियल के कारण होता होगा, किसी न किसी पदार्थ के कारण होता होगा। तो हम लोग चर्चा यहीं से करेंगे कि वो आनुवांशिक पदार्थ कौन है। जैसे हम लोग इसके पहले जब वंशागत पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि गुणसूत्रों पे क्या होता है कि छोटे छोटे जीन्स पाए जाते हैं और उसी जीन्स के कारण जो वंशागत होती है वो प्रक्रिया चलती रहती है। सारे के सारे लक्षण जो होते हैं वो उसी जीन्स पर होते हैं। एक जीन्स जो है एक ही लक्षण को लेकर चलता है, लेकिन वो सारा का सारा जो लक्षण होता है वो किस में निहित होता है, पाया जाता है, कौन से ऐसे मटेरियल्स होते हैं, पदार्थ होते हैं कि जिनमें वो चीज़ें पाई जाती हैं, उसके आधार पर अगर देखें हम लोग तो उसके आधार पे हम देखते हैं तो जो आनुवांशिक पदार्थ होता है उस आनुवांशिक पदार्थ के बारे में हमें जानना है। फिर वो आनुवांशिक पदार्थ जो होता है उसकी विशेषता जाननी है, उसकी खोज कैसे हुआ, उस आनुवांशिक पदार्थ की खोज के संबंध में हम लोगों को जानना है इस चैप्टर में। और अब तक जो कॉपी पे आपने लिखा होगा फेयर कॉपी पे, उसी को हम लोग जो है अलग अलग वीडियो में देख करके उसको समझेंगे, फिर उसके बाद समझना और लिखने दोनों का काम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आनुवांशिक पदार्थ और अनुवांशिक पदार्थ की विशेषताएं और डीएनए, इसके बारे में हमें जानना है। तो बात करते हैं आनुवांशिक पदार्थ की। सबसे पहले तो जो आनुवांशिक पदार्थ है अगर हम उसकी चर्चा करते हैं तो ये आनुवांशिक पदार्थ की खोज सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो एक नागेली नामक साइंटिस्ट था जिसने पादप कोशिकाओं में किया हुआ था। देखिए एक नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि आनुवांशिक पदार्थ की खोज। तो आनुवांशिक पदार्थ की जो खोज है वो नागेली नामक साइंटिस्ट ने किया था, वो भी पादप कोशिकाओं में सबसे पहले किया हुआ था। और देखा था कि उसी को आगे चल करके वाल्डेयर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने गुणसूत्र का नाम दे दिया था। नागेली नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था कि पादप कोशिका में उसका खोज किया था, लेकिन नाम उसका नहीं दिया था। इसीलिए हमने भी अभी आनुवांशिक पदार्थ ही नाम लिया है। वो पदार्थ होता क्या, स्पेशली नाम क्या है, उसका इसकी चर्चा नहीं कर रहे। तो इस तरह से नागेली नामक साइंटिस्ट ने क्या किया कि पादप कोशिकाओं के अंदर जो पदार्थ पाए जा रहे थे उन्हीं को उन्होंने कह दिया कि भाई ये आनुवांशिक पदार्थ, और वाल्डेयर ने उसका नाम दे दिया कि ये गुणसूत्र है। और उस गुणसूत्र के बारे में हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। गुणसूत्र की संरचना के बारे में पढ़े हैं, गुणसूत्र के फंक्शन के बारे में पढ़े हैं। तो उसी को वाल्डेयर ने गुणसूत्र का नाम दिया था। दूसरी बात ये चीज़ अगर देखा जाए तो एक साइंटिस्ट थे वान वेरीडेन, नाम आता है उनका वान वेनीडेन, जो 1887 की बात है। 1887, अभी हम इसके हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, आनुवांशिक पदार्थ की खोज और इतिहास की चर्चा हो रही है।
तो एक साइंटिस्ट थे वान बेनिगवेन, इन्होंने 1887 की ईस्वी की बात है, इन्होंने क्या किया कि जितनी भी दैहिक कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में देखा कि गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो समान होती है, और गुणसूत्रों की संख्या जब समान हो जाती है तो इस तरह से उन्होंने वही स्पष्ट कर दिया कि जो ये आनुवंशिक पदार्थ होते हैं वो गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं वो गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। तो इस तरह से वान बेनिडेन ने क्या देखा कि 1887 ईस्वी में उन्होंने ये चीज़ देखा कि जितनी भी सोमैटिक सेल्स होते हैं, जितनी भी दैहिक कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्याएं समान होती हैं, और इस तरह से उन्होंने स्पष्ट किया कि जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो उसी गुणसूत्र पर निहित होता है, उसी गुणसूत्र पर पाया जाता है। ठीक है, और इस तरह से देखा गया कि पूरे के पूरे जो भी इसकी खोज थी कोशिकाओं के अंदर पाए जाने की व्यवस्था, नामकरण इसके आधार पर 20वीं शताब्दी में चल करके ये क्लियर हुआ कि जो आनुवंशिक पदार्थ है वो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। जो आनुवंशिक पदार्थ है वो आनुवंशिक पदार्थ जो है वो डीएनए होता है। इस तरह से डीएनए के बारे में ही इस चैप्टर में हमें पूरा विस्तृत रूप से पढ़ना है कि डीएनए की विशेषता क्या होती है, डीएनए कितने प्रकार का होता है, और डीएनए का स्ट्रक्चर बनावट क्या होता है। जैसे इसके पहले के चैप्टर में हम लोग गुणसूत्र के बारे में पढ़े थे, गुणसूत्र कितने प्रकार का होता है, उसकी संरचना कैसी होती है, उसकी विशेषता क्या होती है। सेम टू सेम उसी तरह से यहाँ हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। यानी दैट्स क्लियर हो गया कि जो आनुवंशिक पदार्थ है वो कौन है, डीएनए है। इस तरह से 20वीं शताब्दी में चल करके क्लियर हुआ कि जो डीएनए है वो आनुवंशिक पदार्थ है। अब यहाँ हम लोग आनुवंशिक पदार्थ के बारे में अब जान चुके, अब जब भी हम आनुवंशिक पदार्थ का नाम लेंगे तो डीएनए का नाम लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो डीएनए है ये आनुवंशिक पदार्थ है, और डीएनए इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, चूंकि ये न्यूक्लिक अम्ल होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, केंद्रक के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसका न्यूक्लिक एसिड है। और दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड आपके यहाँ फंक्शन में आएंगे, एक आरएनए और एक डीएनए। तो यहाँ हम डीएनए की बात करेंगे क्योंकि डीएनए जो है वो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। हाँ, कुछ ऐसे पादप वायरस होते हैं, प्लांट वायरस होते हैं जिनमें आरएनए होता है, फिलहाल उसकी चर्चा यहाँ अभी नहीं होनी है। यहाँ तो हम मनुष्य के अंदर की बात कर रहे हैं, सिलेबस में आपके मनुष्य मानव की बात कर रहे हैं कि वंशागत कैसे होती है, आणविक आधार क्या है। तो देख रहे हैं कि जो डीएनए है वो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ घोषित किया गया, और कब किया गया, 20वीं शताब्दी में। अब इसी डीएनए की जो अर्थात जो आनुवंशिक पदार्थ है इसके हम लोग विशेषताओं की चर्चा करेंगे कि इसके विशेषताएं इसकी क्या क्या होती हैं। देखिए, सबसे पहली बात अगर हम इसकी विशेषता की बात करेंगे तो ये डीएनए जो होता है सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। किस कोशिकाओं में पाया जाता है, जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। जो लिविंग सेल्स होते हैं उनमें ये पाया जाता है। कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखें तो ये पूरे के पूरे जो जीवित कोशिका जितने भी हैं किसी भी डेड सेल्स में नहीं पाया जाएगा। ये प्लास्टिक है, इसमें कोई भी डीएनए नहीं होगा। लेकिन अगर वो सोमैटिक सेल लिविंग पर्सन में है, जीवित कोशिका है, तो उसके अंदर डीएनए जो होगा वो पाया जाएगा। तो पहली विशेषता तो यही हो डीएनए की, वो जीवित कोशिकाओं में पाई जाती है। दूसरी बात अगर ये हम करें तो ये डीएनए जो होता है ये जितनी भी आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, ये सारे के सारे आनुवांशिक सूचनाओं को अपने अंदर धारण किए होता है। डीएनए जो होता है ये सारे आनुवांशिक सूचनाओं को लिए रहता है। जितनी भी आनुवांशिक होती हैं सूचनाएं सब अपने अंदर लिए रहता है। जितनी आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं सबके सब ये अपने अंदर धारण किए रहता है। जितनी भी कोड होते हैं सारे आनुवांशिक सूचनाओं के, जेनेटिक कोड उसे बोला जाता है। इस तरह से जब हम लोग संरचना पढ़ लेंगे तो सारे कोड अपने आप पता चल जाएंगे कि कौन से कोड किस सूचना के लिए होता है। तो सारी सूचनाएं जो होती है वो डीएनए अपने अंदर लिए रहता है। डीएनए जो होता है वो जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके अलावा जितनी भी जो आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं उनमें अगर हम देखें तो ये जो आनुवांशिक पदार्थ है अर्थात ये जो डीएनए है ये भौतिक और रासायनिक रूप से, भौतिक एवं रासायनिक रूप से स्थिर होता है। डीएनए भौतिक एवं रासायनिक रूप से क्या होता है, स्थिर होता है। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी बात आती है आपके सामने कि जो जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है, आनुवांशिक सूचनाएं धारण किए रहता है। इसके अलावा ये भौतिक और रासायनिक रूप से क्या होता है, स्थिर होता है। इसके अलावा और इसको देखा जाए कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है किसकी, डीएनए की, आनुवांशिक पदार्थ की, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड की, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो एक जैविक घड़ी के समान हुई है, बायोलॉजिकल क्लॉक के समान हुई है।
और इसी आधार पर जो है एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, कॉम्पिटिटिव सवाल बनता है, बहुविकल्पी बनता है, यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, जनरल नॉलेज में, कि जो डीएनए होता है उसे आणविक कैंची का नाम दिया गया है, कि जो डीएनए होता है उसे आणविक कैंची कहा जाता है। कि चौथी विशेषता अगर हम देखें तो जो डीएनए है, ये डीएनए को हम लोग आणविक कैंची के नाम से जानते हैं। सीधे हम ये कर लें आणविक कैंची भी कहा जाता, ऐसा हम कर सकते हैं। डीएनए को आणविक कैंची भी कहा जाता है। तो इस तरह से जो जीवित कोशिकाएं हैं उनके अंदर पाया जाता है। इस तरह से आनुवांशिक सूचना इसके अंदर पाई जाती है। भौतिक और रासायनिक रूप से यह स्थिर होता है। फिर इसे आणविक कैंची के रूप में जानते हैं। और जो फंक्शन करता है वो बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह करता है, जैविक घड़ी के समान करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा अब तक कि ये जो डीएनए होता है ये आनुवांशिक पदार्थ है। और आनुवांशिक पदार्थ की खोज के संबंध में जब हम लोग चर्चा की इसके पहले अभी तो पाया गया कि नागेली नामक साइंटिस्ट ने पादप कोशिकाओं में देखा और वाल्डेयर ने उसे गुणसूत्र का नाम दिया। और उसके बाद आगे चल करके 1887 ईस्वी में जो साइंटिस्ट थे वो नाम था उनका वान वेनिडोल। उन्होंने देखा कि जो वान वेनिडेन थे, वान वेनिडेन ने देख लिया कि जो आनुवांशिक पदार्थ हैं पूरी की पूरी जितने भी सोमैटिक सेल हैं, जितने भी दैहिक कोशिकाएं हैं, सब में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। इस आधार पर उन्होंने 20वीं शताब्दी में चीज कर दिया कि जो डीएनए होता है वही एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ होता है। और उसी डीएनए के बारे में हमें डिटेल पढ़ना है। तो डीएनए पहला क्वेश्चन आपको मिल गया कि आनुवांशिक पदार्थ होता है। दूसरी क्वेश्चन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम होता है। तीसरी बात है कि डीएनए की विशेषता क्या होती है। ये सारे आप दिए जा रहे हैं आपके सामने हैं। जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है, आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, डीएनए भौतिक और रासायनिक रूप में स्थिर होता है। इसके अलावा जो डीएनए है वो आणविक कैंची भी कहा जाता है इसे। तो इस तरह से इस डीएनए, अब थोड़ी सी डीएनए की हम हल्का सा बात कर लें कि डीएनए अर्थात आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो कैसे बना होता है, इसका कंपोजिशन क्या होता है। अगर हम इसकी बात करें या हम ये चीज कर लें, इसके बारे में थोड़ा सा और हम जान लें, तो डीएनए जो होता है इसकी खोज की बात अगर हम करें, डीएनए की खोज, तो डीएनए की खोज जो है वो 1869 ईस्वी में पहले ही हो गया था। इस तरह से हम लोग देख लें कि वो तो 1887 की जो बात हुई थी, बाद में उन्होंने केवल कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या की समानता की बात की थी। लेकिन यहाँ पे बात करें डीएनए की स्पेशली खोज, तो एक साइंटिस्ट थे फेडरिक माइसर। साइंटिस्ट थे फेडरिक माइसर। वो फेडरिक माइसर नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था, डीएनए का खोज किया था। तो इस तरह से वो फेडरिक माइसर ने डीएनए का खोज किया था। और चूंकि वो केंद्रक के अंदर पाया जाता है इसलिए उसको केंद्रक अम्ल या न्यूक्लिक अम्ल के नाम से भी उसे जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने देखा कि जो चैप्टर है इसका शुरुआती कि ये डीएनए का ये वंशागत का आणविक आधार, तो इस आधार पे हम लोगों ने पाया कि जो आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए है। डीएनए की विशेषता जाना, डीएनए की खोज को जाना, और अगले टॉपिक पे हम लोग डीएनए के प्रकार की बात करेंगे कि डीएनए कितने प्रकार का होता है और डीएनए के स्ट्रक्चर बनावट कैसी होती है। इसकी चर्चा हम लोग अगले टॉपिक में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।